Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. So, as you know, that I had started the series of lectures which are related to the PMS General Knowledge past papers. And if you are new in my channel, so you can just go into the playlist and you'll find all the lectures. So, yeah, without wasting your time, I'll continue my lecture. As you know, that I had already solved the I mean, questions up to 50, and this paper was of 2020. And today I'll continue from question number 51. So, the question 51 is Pakistani scientist who worked under the Albert Einstein. वो कौन से पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनके अंडर में? ओके, so the options are Dr. Salimuzzama Siddiqui, option B is Muhammad Raziuddin Siddiqui, and option D, Dr. Munir Ahmad Khan, option C. And option D is Dr. Abdul Salam. So option B is the correct option, right? So इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है. मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीकी was the person who worked under the scientist Albert Einstein, right? The next question is India represent what percent of South Asia's population? जैसे कि आपको पता है कि साउथ एशिया में अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो लाई करता है अ, अपना ईस्ट वाली साइड पे, राइट? और हम लोग जो है वो इंडिया पाकिस्तान साउथ की तरफ आते हैं, राइट? तो ये जो है वो बेसिकली पूछ रहा है कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन. तो हम लोग जैसे साउथ एशियंस हैं, तो इंडिया बड़ा भी है तो उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जैसे चाइना की भी ज्यादा है और इंडिया की भी ज्यादा है. तो बेसिकली साउथ एशिया में 70% 2020 में थी ना. मतलब पॉपुलेशन परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट कवर करता है इंडिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was sea gas first discovered in Pakistan? So ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मैंने बहुत ज्यादा देखा भी है. सो आप इसको जरूर याद रखें कि पहली बार कब जो है वो सी गैस डिस्कवर हुई थी. तो वो 1952 में हुई थी. अदर ऑप्शंस लाइक 1969, 1961 and 1959 are wrong options. Only 1952 is the correct option. Oceans cover what percent of the अर्थ सरफेस? तो ये इसका भी आंसर 70% है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पर हमारे ओशंस भी हैं जो 70% जो है वो कवर करते हैं अर्थ की सरफेस को. जैसे पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा ओशन है, राइट? फिर उसके बाद नॉर्थ साउथ अमेरिका के जो है वो बाद जो आता है वो अटलांटिक ओशन आता है, जिसे एस शेप्ड ओशन भी कहते हैं, अटलांटिक ओशन. फिर यूरोप साउथ अफ्रीका और एशिया, इसके नीचे हम लोग अगर इनके नीचे देखते हैं कि अरेबियन सी के नीचे जो आता है वो इंडियन ओशन आता है, आर्कटिक ओशन. तो ये सारे जो है वो ओशंस हैं. पर, इसमें क्वेश्चन ये है कि सरफेस एरिया कितना कवर करता है अर्थ का? तो वो 70% कवर करता है, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा रिपीटेड है. रिसेंटली जो पीसीएस हुआ था इनका, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था. तो ये आप देख लें कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं. How many members are there in Security Council? So there are 15 members, right? Other options like 18, 16, 14 are wrong options. The next question is SEPTA, SAC Preferential Trading Agreement. अब ये भी आप याद रख लेना. सेप्टा का मतलब होता क्या है? सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होता है. ये आप एब्रिवेशन पूरी याद कर लें कि इसका मतलब क्या होता है सेप्टा का.
राइट, क्योंकि ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इज द ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। अब सार्क तो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान में जो ट्रेड होगा, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय सार्क नेशंस, जो साउथ एशिया एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक ग्रुप है, उसमें जितनी भी नेशंस आती हैं तो इनके दरमियान में ये प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट की बात हो रही है कि किसके दरमियान में तो ये है सार्क नेशंस के दरमियान में। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक आसियान नेशंस, APEC nations, European Union nations, these are wrong options. Only option C is the correct option. What is the brightest planet? अब आपको पता है ब्राइटेस्ट प्लेनेट, हॉटेस्ट प्लेनेट हम किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं, राइट? सो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, the next question is what is the total length of coastline of Pakistan? पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ पूछी गई है। तो ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 144600 kilometers is the correct option. Other options are wrong options. Only option B is the correct option. Okay. Dome of Dock is located in, अब ये डूम डूम ऑफ डॉक के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन जेरूसलम। ओके, other options like Iraq, Jordan, Lebanon are wrong options. The next question is how many countries are members of South Asian Association for Regional Cooperation? So there are 8 countries. Um, 8 countries are the member countries of South Asian Association for Regional Cooperation. Other options like 5, 6, 7 are wrong options. Okay. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये देखिए ना, सार्क जो एक ग्रुप है उसका बेसिकली इतना बेनिफिट नहीं लिया जा रहा ना करंटली, बिकॉज ऑफ दी आई मीन दी स्कर्मिशेस जहाँ हम लोग के हैं, जो हमारा बॉर्डर टेंशन रहता है हमेशा, चाइना का इंडिया के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का कभी अफगानिस्तान के साथ, और बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में। तो ये सारी चीजें जो है ना इस ट्रेड एग्रीमेंट पे इम्पेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन एसोसिएशन है, ये एक रीजनल कोऑपरेशन है, बट रीजन में जब अमन ही नहीं है तो फिर इस ग्रुप का कोई फायदा नहीं है इतना। तो बेसिकली अगर इस पे काम हो, या अगर नेगोशिएशन सही तरीके से हो, या फॉर एग्जांपल सपोज अगर कंडीशंस बेहतर हो, तो इससे बेनिफिट भी हमें मिल सकता है, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय द यूएनओ? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये जो क्वेश्चन है, आई मस्ट शो यू अगेन। 55 क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल 15, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और दूसरी बात ये कि ये स्टार्स जो हैं, प्लैनेट्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं। और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा रिपीटेड होते हैं, जैसे कोस्ट लाइन पूछी गई, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो है अभी पूछा गया है कि अब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिकली आपको लैंग्वेजेस पूछ सकता है, उसके मेंबर्स पूछ सकता है, या उनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए, राइट? हाउ मेनी, अब ये देखें लैंग्वेजेस का जैसे पूछा हुआ है, कि ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए। तो कितनी लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है ना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में? तो आपको पता है कि 6 हैं: रशिया, इंग्लिश, स्पेनिश, अरबिक, फ्रेंच एंड चाइनीज। ओके, so option B is the correct option, Russia, English,
Spanish, Arabic, French, and Chinese. Okay. And the next question is the second largest desert of the world is. अब ये आपको पता है कि ये अरेबियन डेजर्ट की बात हो रही है, सेकंड सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक सहारा, गोबी, ग्रेट बियर, तो ये जो है वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो बाउंड्री विथ सीरिया। अब हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखें, ये ईरान जो है वो, ईरान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, ईरान का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है। ओके, तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो बाउंड्री विथ सीरिया। तो ईरान का बॉर्डर जो है वो सीरिया के साथ नहीं लगता, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट मींस दैट सीरिया का बॉर्डर इराक के साथ, टर्की एंड इजराइल के साथ लगता है। ओके, इससे ये भी शो हो सकता है। अगर आपको कोई पूछे कि सीरिया का बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ लगता है, तो वो इराक है, टर्की है और इजराइल है। आपको वर्ल्ड में जरूर देखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अब सिंध कब कब सेपरेट हुआ था बॉम्बे से, तो वो हुआ था 1935 में। 1935 में सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। Other options like 1929, 1937, 1947 are the wrong options. Only option B, 1935 is the correct option. अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 65 इज वास्को डिगामा वाज द नेटिव ऑफ, ही वाज द नेटिव ऑफ पोर्टुगाल। ओके, राइट, वो कहाँ के नेटिव थे, वो पोर्टुगाल के थे। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक स्पेन, फ्रांस, इटली आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी, पोर्टुगाल इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज। आपको ये पता है कि इट इज अ तरबेला डैम। ये पाकिस्तान की भी बड़ी डैम है, और लार्जेस्ट वर्ल्ड में, दुनिया में अर्थ फिल्ड जो होती है डैम, वो ये तरबेला डैम है। अदर ऑप्शंस लाइक वर्साक डैम, मंगला डैम, सवान डैम आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी, तरबेला डैम इज द करेक्ट ऑप्शन। Arab Spring movement in December 2010 in Middle East started from which country? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ये अरब स्प्रिंग मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो गई थी, वो ट्यूनिसिया से स्टार्ट हुई थी, राइट, ट्यूनिसिया से स्टार्ट हुई थी। अदर ऑप्शंस लाइक इजिप्ट, सीरिया एंड सूडान आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी, ट्यूनिसिया इज द करेक्ट ऑप्शन। टिम्बुक्टू इज द फेमस सिटी ऑफ। ओके, अब ये देखें कितने डीप में क्वेश्चंस पूछते हैं ये, कि भाई टिम्बुक्टू ये सिटी किस कंट्री का है। तो वर्ड में इतना ज्यादा पढ़ना हमें जरूरी होता है कि एटलीस्ट कुछ चीजें माइंड में होंगे। टिम्बुक्टू इज द फेमस सिटी ऑफ, सो इट इज द फेमस सिटी ऑफ माले। ओके, other options like Egypt, Spain, and Iraq are wrong options. Only option B, Mali is the correct option. Three Georges Dam is located in. So ये डैम जो है वो लोकेटेड है चाइना में, सो चाइना इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्री जॉर्ज डैम इज लोकेटेड इन चाइना। अदर ऑप्शंस लाइक यूएसए, इंडिया एंड कनाडा आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन genome encodes प्रोटीन्स। ओके, तो कितनी जो है वो अप्रोक्सीमेट कितनी फ्रैक्शन होती है ह्यूमन जेनोम की जो इनकोड करती है प्रोटीन्स को, तो वो होती है 2%, ओनली 2%। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस लाइक 90%, 50% एंड 20% आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी, 2% is the correct option. In the plant cells, which reaction occurs in the stroma of the chloroplast? So, uh,
ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। केल्विन साइकिल जो है वो प्लांट सेल में जो है वो एक रिएक्शन अकर होता है स्ट्रोमा में ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज stimulus intensity is detected in the brain by, okay, it is detected by the number of the action potentials per second। अब ये स्टिमुलस बेसिकली होता क्या है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी कैसे डिटेक्ट की जाती है, डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय, फॉर एग्जांपल सिंपली अगर हम लोग कहें कि अगर आप जो है वो एक स्टिमुलस मिलता है ना, अगर आपको किसी चीज के बारे में स्टडी, आप फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपका हाथ जल जाता है ना, तो आप जल्दी कितनी जल्दी उसको हटाते हैं, या चीजों को प्रोसेस कितनी जल्दी होते हैं। बेसिकली दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच सेंड सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। एंड वो जो एक इंटेंसिटी होती है कि कितनी जल्दी एक चीज आप जो है वो उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो ब्रेन कितना जल्दी उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो उस चीज की बात हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ है जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है इस पीडीएफ में, वो है द नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स पर सेकंड। कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल एक्शंस, पोटेंशियल जो होता है ना एक एक्चुअली जो चीजें हो रही हैं कितनी सेकंड्स में, कितना जल्दी जल्दी एक चीज हो रही है, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, राइट। So other options like threshold potential या amplitude of the action potential या number of the synapses crossed, these are wrong options। number of the action potential per second की बात हो रही है। टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप टाइमली रेस्पॉन्ड ना करें, अगर आप जो है वो टाइमली रिएक्ट ना करें, तो वो टाइम निकल जाएगा, तो वो चीज आपकी जो है वो आप लेस रिएक्टिव होंगे होंगे और जो है वो स्टिमुलस नहीं आएगा। तो बेसिकली आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बिकॉज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, राइट। cirrhosis is a disease that affects which organ among the following। तो ये जो डिजीज है वो लिवर को इम्पेक्ट कर रहा होता है। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक किडनी, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी लिवर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस द अर्थ इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड। ओके, सो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, तो 4.5 बिलियन, टू बी प्रिसाइज 4.543 बिलियन ईयर्स। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, या सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अदर ऑप्शंस लाइक 10 बिलियन, मिलियन, 450 मिलियन आर रॉन्ग ऑप्शंस। इसमें बिलियंस की बात हो रही है, 4.5 बिलियन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what makes up 14 to 17% of skeleton। skeleton जो है वो उस 14 to 17% skeleton किस चीज का बना हुआ है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं लाइक आयरन, सोडियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉस्फोरस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फॉस्फोरस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 to 70% ऑफ द स्केलेटन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो जीएस का है, जर्नल जर्नल साइंस का। तो आपको पता है पीएमएस में या पीसीएस में जीएस का क्वेश्चन भी आता है। जैसे अब देखिए, मैंने कहा था आपको वाइटामिन्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और आते जरूर हैं। अब देखें, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइटामिन
that controls the browning in foods by the help of enzymes। तो आपको पता है विटामिन सी है, जैसे हम जो है वो खट्टा भी बोलते हैं, जैसे आप विटामिन सी पाया जाता है। या कभी आपको आप डेजीनेस फील होती है या चक्कर आने लगते हैं या वीकनेस होती है, तो आप जल्दी से विटामिन सी की टैबलेट्स जो है वो ले रहे होते हैं। इट्स गुड फॉर स्किन एज वेल, स्किन, योर हेयर, योर नेल्स, क्योंकि इसमें सिट्रिक होती हैं, बेसिकली ये थोड़ी सी खट्टी होती हैं विटामिन सी। और विटामिन डी आपको पता है कि इसकी कमी से रिकेट्स होती है। विटामिन डी हमें सन से भी मिलती है। विटामिन के जैसे होता है ब्लड क्लॉटिंग में, अगर आपको कोई चोट लग जाए और की ब्लीडिंग मतलब ना रुके, तो इट मीन्स दैट यू हैव दी द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। सो दीज आर, जैसे विटामिन ए होता है तो उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये सारी चीजें, ये विटामिन्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा रिपीटेड है। इसमें बेसिकली कह रहा है कि जो ब्राउन हो जाते हैं ना फ्रूट्स, जैसे आप रखेंगे एप्पल को काट के रखेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसको जल्दी से कंज्यूम करना जो है वो जरूरी हो जाता है, उसको रख नहीं सकते। तो ये जो होता है, कौन सी चीज जो है वो उनको कंट्रोल कर रही होती है कि वो ब्राउन ना हो ना, तो वो होता है विटामिन सी। ओके। And the next question is the energy value of the fats and oils is. So the energy value of fats and oil is 2.25 times more than carbohydrates and proteins. Okay. अब ये इसमें बताया गया है कि जो एनर्जी की वैल्यू होती है फैट्स एंड ऑयल्स में, वो 2.25 टाइम्स ज्यादा होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2.25, ऑप्शन बी। Right. The next question is the milk needs to be heated for the complete pasteurization at 151 Fahrenheit and 72 Celsius for 15 seconds। जैसे दूध आता है तो जैसे वो रॉ होता है मिल्क, तो बैक्टीरियाज वगैरह उसमें ज्यादा होते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए या पीने के लिए हमें उसको क्या करना होता है, पहले बॉयल करना होता है, ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं या जो अ, मतलब रॉ मिल्क जो है उसमें स्मेल भी होती है, आपको पता है। तो वो उससे अगर फेरानाइट की बात करें तो 161 फेरानाइट, अगर नाइट सेल्सियस की बात करें तो वो 72 सेल्सियस। और कितना 15 सेकेंड्स के लिए हम उसको बेसिकली बॉयल कर रहे होते हैं ना मिल्क को। तो ये पास्चराइजेशन में भी काम आता है। जैसे वो जो बॉक्स में जो आते हैं, जैसे डिफरेंट ऑल पर्स वगैरह हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, और ये जो है वो डब्बे का दूध है, नहीं पीना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। तो उसको बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें वो सेफ होता है, पीने के लायक होता है, और मकसद है कि वो सही रहता है अगर आप यूज करें। राइट। वो कोई इतना मतलब डेंजरस नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निक्स यूज की जाती हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। राइट। The next question is vitamin that is produced by the body and is not found in fruits and vegetables। So वो है विटामिन B12। ओके। ये वो विटामिन B12 है जो, क्या लिखा गया है कि विटामिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता, नहीं मिलता, ये खुद ही प्रोड्यूस होता है बॉडी में। तो वो है विटामिन B12। कौनी ferrous forests have low biodiversity than tundra। ओके। इसमें जो ऑप्शन है वो टंड्रा जो है वो फॉरेस्ट है। तो वो जो कौनी फेरस फॉरेस्ट जो है उनकी क्या होती है, लो बायोडायवर्सिटी होती है। नहीं, डाइवर्स नहीं होते, लो बायोडायवर्सिटी होती है। किन से? टंड्रा से। ओके।
दूसरे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे सवाना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कूल टेम्परेट है। तो ये ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शंस। रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर, तो वो कौन से रॉक्स होते हैं जो कंटेंट करते हैं फॉसिल्स को? वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो फॉसिल्स कंटेन करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज depletion of the ozone layer is caused due to फेरियोन्स। सो ये जो फेरियोन्स है, फेरियोन्स जो है, इसकी वजह से क्या होता है? डिप्लीशन होती है ओजोन लेयर की। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन सी, फेरियोन्स, इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होती है। Okay, the next question, 83 question is deforestation at large scale can be observed at so Amazon forest में ज्यादा डिफोरेस्ट्रेशन होती है। अब अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये है साउथ अमेरिका में। जैसे साउथ अमेरिका में जो है वो ब्राजील है, ब्राजील में जो है वो, ब्राजील बड़ा कंट्री है। ओके, चिली है, यूरुग्वे, पैराग्वे, और अर्जेंटीना, वेनेजुएला जिसमें लार्जेस्ट वाटरफॉल है। ये सारे फैक्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए अगर साउथ अमेरिका का नाम आए, जिसमें एंडीज माउंटेन्स हैं, राइट। अमेजोन फॉरेस्ट है और अमेजोन रिवर भी है, जिससे हम लोग जो है वो वॉल्यूम में जो ज्यादा रिवर है वो कहते हैं। राइट राइट, लेक टिटिकाका का है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए जब ये एक मतलब चीज आपके माइंड में आए। तो अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो साउथ अमेरिका में है, और डिफोरेस्टेशन उसमें ज्यादा है क्योंकि ये फॉरेस्ट भी बड़ा है। राइट, सो अमेजोन फॉरेस्ट में ज्यादा डिफोरेस्टेशन होती है। ओके, अब इसको ऑक्सीजन भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ड भी कहते हैं इसको, बिकॉज ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट। अब देखें एक क्वेश्चन से कितने एमसीक्यूज निकल आते हैं ना, तो आप ये सारी चीजें अपने माइंड में रख रख ले साउथ अमेरिका की। राइट, ऐसे हर कॉन्टिनेंट के जो फास्ट फैक्ट्स होते हैं ना, वो आप जरूर जरूर पढ़ा करें, क्योंकि वो जो है वो जरूरी होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स। तो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है, या वुड हो सकता है, या एल्यूमिनियम हो सकता है, या ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम। ओके, the next question is, okay, uh, blank DVDs. Blank, sorry, it is a blank. Blank DVDs on which the data can be erased and rewritten are identified as. So उससे हम क्या कहते हैं? डीवीडी, RW means डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल। ओके, ये बेसिकली पूरी एब्रिवेशन आप याद रख लें कि अगर कोई ब्लैंक डीवीडी है जिसपे ऑन विच द डेटा कैन बी इरेज्ड, जिसपे डेटा जो है वो इरेज्ड हो सकता है या रीरिटन भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल, DVDRW, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपरटेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो वो जो बंदे थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि इंटरनेट को क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए विद द हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो थे टिम बर्नर्स ली। ओके, टिम बर्नर्स ली। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, ये जो चीजें होती हैं, आपका माइंड तब खुलेगा, इन चीजों को आप तब ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड या एनालाइज या इवेल्युएट कर पाएंगे जब आप
क्रिएटिव चीजें देखेंगे, और जो बेसिकली आप माइंड और नॉलेज से रिलेटेड हो, जैसे ये एक प्रोग्राम आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। तो इसमें आप देखें लोग कैसे जो है वो एक एक ऑप्शन को कैसे वो एलिमिनेट करते हैं, और कितना रिलैक्स होके वो आंसर्स को जो है वो इतने प्रेशर में भी वो कितना रिलैक्स होके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे होते हैं। तो इन चीजों से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे टिम बर्नर्स ली जो बंदे थे, उन्होंने आइडिया दिया था कि कंबाइन किया जाए इंटरनेट विद द हाइपरटेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। ओके, सो ये पहली जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी ना, वो इन्वेंट की थी ब्लेज पास्कल ने। बेसिकली इनके फादर को जो है वो कैलकुलेशंस में इशू था, तो इन्होंने जो है वो कैलकुलेटर जो है वो इन्वेंट किया था ना, एक पहली कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी। तो इस इनका नेम जो है वो आपको आना चाहिए, ब्लेज पास्कल। अब ये एक दूसरे बंदे लिखे हुए हैं जो चार्ल्स बेबेज, जिसको हम इनको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ये चीजें बहुत रिपीट होती हैं कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। एडम स्मिथ किस चीज के फादर हैं, तो वो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। सोशियोलॉजी के फादर पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन किसने इन्वेंट की थी? ब्लेस पास्कल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट द कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू एन अदर, दैट इज IE का मतलब होता है दैट इज एम्बेडिंग एंड इम्पोर्टिंग। एम्बेडिंग एंड इम्पोर्टिंग ये आपको साथ साथ याद होने चाहिए, एम्बेडिंग एंड इम्पोर्टिंग, राइट। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट द कंटेंट। दो डिफरेंट तरीके होते हैं कंटेंट को इंसर्ट करने के पहली एप्लीकेशन से इनटू एन अदर, जिससे हम कहते हैं एम्बेडिंग एंड इम्पोर्टिंग, राइट। अदर ऑप्शंस लाइक इंटीग्रेटिंग, बुक मार्किंग एंड लिंकिंग आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन ए, embedding and importing, is the correct option. The next question is, what is the name for the web page address? Select from the following. Okay, कौन क्या नाम है एक वेब पेज एड्रेस का जो सिलेक्ट होती है फ्रॉम द फॉलोइंग? तो एक है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL। URL क्या होता है? एक वेब पेज एड्रेस है। ओके, इट इज द वेब पेज एड्रेस, URL जिसे हम कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 90 is the function. A function is a प्री-डिफाइंड फॉर्मूला। फंक्शन क्या होता है? एक प्री-डिफाइंड फॉर्मूला होता है विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। अब देखें, ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज जिससे होते हैं ना, MS एक्सेल में जो है वो आप एक फॉर्मूला लगाते हैं जिससे डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है, और सारी जो है वो नेम्स आ जाते हैं, डेज के, मंथ्स के। तो ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो आप लगाते हैं। तो ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, सो आप उसको बेसिकली अगर आप उसको पूरे को सेलेक्ट करके यूं आप दबाते हैं एक फॉर्मूला, या एक फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं, तो वो आ जाती हैं वो सारी चीजें, राइट। सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो ये मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हुए हैं, आई मस्ट शो यू। सो पहला क्वेश्चन जो है वो एवरेज एज के बारे में पूछा गया है कि ABCs ऑफ 30 years दैट ऑफ द B and C। ओके, A और B की बात हो रही है कि वो 30 years थे ऑफ B and C के। B and C इज 32 years, and the average age of C and the A is 34 years. The age of C is so okay। अब ये भी क्वेश्चन है, ये इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है, और ये भी एक क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 11 boys and 90 girls appeared
तो 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स थी पास्ट। तो फेल की परसेंटेज पूछी है इन्होंने बेसिकली, राइट। सो ये भी हम लोग देख लेते हैं अभी, ओके। सो बेसिकली ये क्वेश्चन था जो ये कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे जो आपको दिए गए थे। तो सी की एज हमें फाइंड करनी थी बेस्ड ऑन द गिवन एवरेज एजेस ऑफ ए बी एंड सी। सो वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स। अब देखें, पहले तो इक्वेशंस बनानी होती हैं, राइट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन जैसे ए एंड बी इज इक्वल्स टू इज 30 ईयर्स। तो एवरेज में हम क्या करते हैं कि जितने बंदे होते हैं, जैसे ए एंड बी है तो हम इन दोनों की जगह पे टू लिखेंगे। दो है तो टू से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो ये जैसे नीचे डिवाइड हो रहा होता है तो ऊपर जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 60 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग करेंगे इक्वेशन बी के साथ। बी एंड सी इज 32। So 2 multiplied by 32 will be 64, and then this will be equation 2. And then after that, what we'll do, we'll do same thing with this, the average age of C and A. So we'll multiply 34 with the 2, and we'll get 64, and this is the equation 3. So this is how we'll do. And after that what we'll do, we'll just जैसे कि आपने देखा है कि ये इक्वेशन 1 है, सो बी जो है इधर ही रहेगा। हम लोग ए को इस साइड ले आएंगे, सो माइनस का हो जाएगा, सो इक्वेशन 4 बन जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 2 है उसमें हम लोग रखेंगे बी की वैल्यू जो है 60 माइनस है, राइट। फिर क्योंकि हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है सी की, ओके। सो ये हमने वैल्यू फाइंड की है सी की, A+4, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 5 जो हमने अभी ये बनाई उसको हम लोग इनटू इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमें सी की वैल्यू मिली है इसमें, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखें कि हमने सी की जगह पे क्या लिखा है, हमने A+4 लिख दिया है, ओके। एंड देन वी जस्ट सिंप्लीफाइड इट, ओके। सो ये बन गया हमारा A इज इक्वल्स टू 32। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, अब जैसे हमें A की वैल्यू भी मिल गई है तो हम लोग जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इनको, बिकॉज वी नीड टू फाइंड दी value of the C. So is I had written that now substitute A back into equation 5 to find the C. ओके, सो जो इक्वेशन 5 थी जो हमने फाइंड आउट की थी उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली ऐड कर देंगे, ओके। सो तो हमने क्या किया कि जो है वो इसको जस्ट सिंप्लीफाइड किया है। इक्वेशन 5 में ये सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ए की वैल्यू डाली है, ओके। तो हमने क्या किया है, जैसे ये हमने वैल्यू फाइंड की थी 32, तो ये हमने इसमें ऐड कर ली, तो हमें जो एज मिली है सी की वो है 36 ईयर्स, ओके। सो दिस इज द आंसर। अब वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड, आप ये देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने जो है वो एक सीक्वेंस देखना होता है। अब देखें 6 से जो अगर हम लोग जो है वो 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6 से तो ये 3 आएगा, 3, 5, 7, 9। तो ये एक जो है वो रिपीट हो रही है एक सीरीज, एक जो है वो ये कौन से नंबर हैं, वो नंबर हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, राइट। ये देखें, ओके। सो ये आपको एक पैटर्न मिलेगा जिस पैटर्न को आपने देखना होता है। पहले हमने 6 से क्या किया, 3 को किया, फिर हमने इसको डबल करते गए, ठीक है। फिर जो है वो 11 से हमने कितने माइनस किए, 6 किए, राइट। फिर हमने उसमें से 11 माइनस किए, राइट। फिर उसमें से 18 माइनस किए। तो ये ऐसे हमने क्या किया है, इसका डिफरेंस आप देखें 3 है, तो हमने क्या किया, 3 ऐड कर दे, 3 ऐड किया, फिर ठीक है 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ऐसे हम लोग जो है वो इसमें ऐड करते गए, राइट। सो ये एक सीक्वेंस जो है वो आपको मिला।
अब ये देखें, दिस सजेस्ट दैट द सिक्स्थ टर्म इज 27 plus 11, which will give you 38. Okay. And the seventh term is 38 plus 13 is 51. So this is how you'll solve in, ये भी इन्होंने जो है वो बेसिकली एक फॉर्मूला दिया गया है, पर ये इजी है जो आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। राइट। अब आगे आते हैं, तो ये आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है कि इसमें जो है वो बेसिकली एग्जामिनेशन में 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स जो थी उनकी अपीयर्ड हुई। 50% ऑफ द बॉयज थे, 40% गर्ल्स थी, तो पास हुए हैं ये लोग ना। तो इसमें फेल की परसेंटेज पूछी गई है। तो ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कितनी थी, बॉयज जो थे 1100, गर्ल्स 900 थी ना। तो फेल 15% हुए हैं। ओके, बॉयज। तो वो होंगे कितने परसेंटेज, अगर हम लोग निकालें बॉयज की 50% कितनी होगी, 550 हो जाएंगी। और गर्ल्स की कितनी, हम लोग 60% अगर इस 900 से निकालें तो वो होंगी 540। ओके, तो ये फेल्ड कैंडिडेट्स को हमने प्लस किया है, तो हमें टोटल फेल्ड मिले हैं। तो इनको जो है वो अब क्या करना है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, तो ये हमने क्या किया है, बेसिकली इनको सॉल्व किया है। ओके। सो या ये जो है वो नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, अब ये पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे, बॉयज 1100 थे, 900 गर्ल्स थी। फिर हम लोग जो है वो इनको क्या कर रहे हैं, उनको बेसिकली सिंप्लीफाई करके पास जितने पास हुए हैं उनकी परसेंटेज निकाली है। तो ये बेसिकली हमें मिली है 54.5%। ओके। सो ये जो थे वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे। ये सो इनके क्वेश्चंस के आंसर, एक का था 36, दूसरे का था 18। ओके। अब नेक्स्ट इसका था 54% जो है वो फेल हुए थे। राइट। ये परसेंटेज थी पास की। ओके। अपीयर्ड जो है वो इतने हुए हैं। 50% बॉयज जो हैं वो क्या हुए थे, एंड 40% गर्ल्स जो थी वो पास थी। तो हमें फेल की जो थी वो परसेंटेज निकाली थी। जैसे हमने 50% ऑफ 1100 निकाला था, फिर 900 का 40% निकाला था, पास की आ गई तो उनको प्लस करके इक्वेशन बनाई थी। और फेल्ड की जो थी वो परसेंटेज निकाली थी हमने बेसिकली। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द वर्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का तो आपको पता है कि सेपरेट करना, अलग करना, ये मीनिंग है इसकी। चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवील्स द अपोजिट मीनिंग। ओके। सो इसका जो है वो इंटीग्रेशन, सेग्रीगेट मीन्स अलग करना, इंटीग्रेट करना मीन्स मिलाना, जोड़ना, और इंटीग्रेट करना। राइट। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक एप्रिसिएशन, तो उसका मतलब तो होता है तारीफ करना। कलेक्टिंग, जमा करना। यूनियन, यूनियन नहीं हो सकता, इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है वो इंटीग्रेशन होगा, सेग्रीगेट, इंटीग्रेट। ओके, इस हिसाब से अगर देखें। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, तो उसे हम वेरिएंस कहते हैं। ओके, वेरिएंस, square of a standard deviation is called variance. The next question is, after the United States, the largest number of the Nobel laureates are from? तो आपको पता है कि इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। ओके। सो नंबर ऑफ द नोबेल लॉरिएट्स किस कंट्री में ज्यादा हैं, तो वह है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। ओके, मतलब फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है और सेकंड नंबर उसके बाद जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब अंडरवेंट इन द फॉर्मर फाटा
वॉज द नेम ऑफ, तो इसमें जो फाटा में एक ऑपरेशन हुआ था, उसका जो नाम था वो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब था। वो अ, उसमें अज़्ब का बेसिकली मतलब क्या है, तो अज़्ब जो है वो सॉर्ड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अज़्ब कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शन लाइक सॉर्ड ऑफ हजरत अली इब्ने अबू तालिब, या दिस ऑप्शन सी है टू हेडेड एरो, या वॉर अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द ह्यूमैनिटी। सो दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी सॉर्ड ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is study of life in the outer spaces known as, okay, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सो मीन्स एंडो, और एक्सो तो आपने पढ़ा होगा, तो एक्सो मीन्स जो बाहर की होती है, पर आउटर स्पेस की बात हो रही है तो वो एक्सो होगा। ओके, आप इससे नाम से ही पता लगा सकते हैं। और बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोज मीन्स स्टडी, राइट। सो स्टडी ऑफ लाइफ इन द आउटर स्पेस इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। ओके, ओके, sorry. The next question is, which of the following studies the interaction among organisms and their environment? अब देखें organisms, okay, और उनका इंटरेक्शन किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। ये क्वेश्चन आया है, ये रिपीट हुआ है अभी 2024 में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, राइट। सो इसका जो है वो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है आर्कियोलॉजी। तो आपको पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एंशियंट प्लेसेस को, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, टेक्सला वगैरह, ये जो होते हैं उनके बारे में, उनकी जो है वो मालूमात इकट्ठा करते हैं और इन पे रिसर्च वगैरह करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जेनेटिक्स मींस जो जीन्स और क्रोमोसोम्स, ये जो होती है ना हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक्स की स्टडी। ओके, वाखान कॉरिडोर इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ। ओके, वाखान कॉरिडोर जो है वो नॉर्थ में है, क्योंकि बेसिकली ये कॉरिडोर जो है वो बीच में आता है अफगानिस्तान के साथ, हमारा जो बॉर्डर लगता है। तो आपको पता है कि अफगानिस्तान बेसिकली, और चाइना ऊपर नॉर्थ में आता है ना, तो अफगानिस्तान हमारा नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आता है, तो ये नॉर्थ की तरफ है बेसिकली। वाखान कॉरिडोर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड। और अगर आपने मेरे दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे, क्योंकि ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जो 2005 से चल रही है, जो मैंने सारे पास पेपर्स कवर करवाए हैं आपको, और जीएस की सीरीज भी है, इस्लामियात की भी है, इंग्लिश की भी है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।